चिल्ड्रन लास्ट हमने जो पढ़ाई की थी दैट वाज सो कॉल्ड अप टिल प्लूरल एंड सिंगुलर सेंस। इज दैट अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? इज दैट अंडरस्टूड वेल? चलिए अपनी कॉपी में आप हेडिंग लिख दें, कंपैरिजन ऑफ प्लूरल एंड सिंगुलर सेंस इन स्टैटिस्टिक्स। आई रिपीट चिल्ड्रन, कंपैरिजन ऑफ प्लूरल एंड सिंगुलर सेंस इन स्टैटिस्टिक्स। तो सबको ये बात क्लियर हो गई, प्लूरल में एक चीज आती है, सिंगुलर में ढेर सारी। समझना क्या? अंग्रेजी के कंटेंट में इसको नहीं समझना है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। बार बार हर क्लास में बोलता हूं, कलेक्शन ऑफ डेटा अलग चीज है, कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स अलग चीज है। सिंगुलर में कलेक्शन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, चारों चीजें आती हैं, बट प्लूरल में चारों चीजें नहीं। रेडी एवरीबॉडी चिल्ड्रन? तो जब एग्जाम में आप डिफरेंसेस लिखें बच्चों, बेसिस जरूर लिखें। तो यहाँ पे छोटू मंच की तरह बेसिस लिख दें और सबसे पहले लिखना स्टार्ट करें यहाँ पे डील्स। क्या लिखेंगे? डील्स। तो प्लूरल सेंस में हम सिर्फ न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन के साथ डील करते हैं। मतलब 9th और 10th में मैथ्स के टीचर्स ने आपको जितना स्टैट्स पढ़ाया चिल्ड्रन, दैट वाज ऑल प्लूरल सेंस। बट अगर आपके घर में जनगणना वाले लोग आते हैं, कौन से लोग आते हैं? जनगणना वाले लोग, और वो लोग आपसे पूछते हैं हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, व्हाट इज द एज ऑफ ईच रिस्पेक्टिव मेंबर, व्हाट इज देयर एजुकेशनल प्रोफाइल। समझना क्या? पता लगा कुछ लोग उल्टा उन्हीं पे चढ़कर सवाल कर लीजिए, व्हाई सो अर्ली यू आर डूइंग सेंसस, इतना जल्दी क्यों, अभी तो आराम से करना। तो ये जो डेटा आपके घर में कलेक्ट हो रहा है बच्चों, ये कौन सा स्टैटिस्टिकल का सेंस हो गया? सिंगुलर। इसके बाद इस डेटा को ऑर्गेनाइज किया जाएगा, फिर दुनिया के सामने इसको लाया जाएगा एक तरीके से कि देखने में समझ में आए। वो टेबल का फॉर्म भी हो सकता है, ग्राफ का फॉर्म भी हो सकता है। दैट इज ऑल कॉल्ड एज सिंगुलर सेंस। व्हाट? सिंगुलर। फिर जब हमने कैलकुलेट किया उससे अपना मीन या मीडियन या मोड चिल्ड्रन, ये कौन सा सेंस हो गया? प्लूरल। तो जो स्टैट्स आपको पढ़ाई जाती है न्यूमेरिकल के टर्म्स में, वो प्लूरल सेंस होती है, क्योंकि ये जो आपके सामने न्यूमेरिकल आया, जो डेटा आया, कलेक्शन वगैरह के सब बाद में हुआ है। तो उसके अंदर सब जुड़ी हुई हैं चीजें। आई रिपीट, उसके अंदर सारी चीजें जुड़ी हैं। डेटा कलेक्शन का काम हो चुका है, ऑर्गेनाइजेशन का काम हो चुका है, सब हो चुका है। अब आपने कैलकुलेशन स्टार्ट किया, इसलिए इसको प्लूरल बोलते हैं। इज दैट अंडरस्टूड? चलो अगला पॉइंट आप लिखेंगे, व्हाट? नेचर। प्लूरल सेंस इज डिस्क्रिप्टिव, वेयर एज सिंगुलर में इट इज ओनली एनालिसिस। सर कैसे इसको याद रख पाएंगे? डिस्क्रिप्टिव की स्पेलिंग बड़ी है तो प्लूरल, एनालिसिस में एस आ रहा है तो सिंगुलर। समझ में आ गया? पॉइंट नंबर 3, सेंस में आपके पास डेटा रॉ स्टेट में होगा, सिंगुलर सेंस में इसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुकी है। तो अगर मोहल्ले में ढेर सारी कार्स का आपने डेटा कलेक्ट किया और ये कैलकुलेट किया कि टोटल कार मोहल्ले में है 250 और फैमिलीज हैं लेटस से 75, तो पर फैमिली कितनी कार आई? आई रिपीट चिल्ड्रन, पर फैमिली कितनी कार आई? जरा 250 को डिवाइड कर देते हैं 75 से, तो पर फैमिली कार्स आर हाउ मच चिल्ड्रन? 3.20। दिमाग की बत्ती जलाए मेंटोस खाए बगैर, क्या कार 3.20 हो सकती है? हाँ सर, एक कार का 3 टायर पंचर था, 3 होगी 4 होगी, तो 3.20 एकदम रॉ है। ये पूरा कंप्लीट नहीं है। कुछ परिवारों में 3 गाड़ियां हैं, कुछ में 4 हैं, कुछ में 10 है और कुछ में एक भी नहीं है। इज दैट क्लियर? तो ये रॉ हो गया। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई? टेक्स्ट प्लूरल सेंस में इट इज क्वांटिटेटिव। ध्यान दीजिएगा बच्चों, पहली लाइन पे आपने पहला डिफरेंस न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन लिखा था। न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन हमेशा क्वांटिटेटिव हो सकती है, क्वालिटेटिव नहीं हो सकती। सिंगुलर सेंस में ऑपरेशनल टेक्निक का मतलब इट कुड बी क्वालिटेटिव इवन। तो स्कूल में देखा गया कि 20% बच्चे ऐसे हैं जिनका परसेंटेज पास परसेंटेज से भी बहुत नीचे है। ये हो गया स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस। प्रिंसिपल ने बोला प्लीज अरेंज सम रेमीडियल क्लासेस फॉर देम। तो ये रेमीडियल क्लासेस क्या हो गया चिल्ड्रन? सिंगुलर सेंस हो गया। बातें समझ में आ रही हैं आपको मेरी? पक्का? झटपट डू इट फास्ट।
एम्पायरिकल और क्वांटिटेटिव। अब ये क्या होता है सर? भयंकर भयंकर आप पढ़ाए जा रहे हैं। अरे तो 11वीं है, नर्सरी केजी प्रेप थोड़ा जो लॉलीपॉप चूसते हुए स्कूल आए और कंपट खाते हुए निकल लिए वापस। एम्पायरिकल एनालिसिस किसे बोला जाता है एंड क्वांटिटेटिव कैसे किसे बोला जाता है? ध्यान से डेफिनेशन लिखिए बच्चों। रेफर्स टू अ मेथड इन विच अ सब्जेक्ट, सर व्हाट इज अ सब्जेक्ट? आपको करनी है स्टडी देश की पॉपुलेशन की। किस चीज की स्टडी करनी है बच्चों? पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन की। तो सब्जेक्ट ऑफ स्टडी क्या है? पॉपुलेशन। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। सर मतलब एक्सपेरिमेंट का मतलब मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। किसी भी पर्टिकुलर चीज को रिपीटेडली परफॉर्म करें और वो सेम रिजल्ट दे दे तो वो लॉ बन जाता है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, यस और नो? तो वो लॉ बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। और उसको प्रिंसिपल बनाने में जो बार बार प्रोसीजर अप्लाई किया, प्रोसेस अप्लाई किया, दैट इज एन एक्सपेरिमेंट। दैट इज एन एक्सपेरिमेंट। खोपड़े में बात गई चलन? खोपड़े में बात गई? तो जब भी यस सर। आप किसी भी चीज का रिजल्ट एक्चुअल एक्सपीरियंस से लेकर आते हैं तो इट इज कॉल्ड एज एम्पायरिकल एनालिसिस। नहीं समझे बात को? एक और एग्जांपल। कुछ दिन पहले इलेक्शन हुआ था इंडिया में चिल्ड्रन। मेरे को भी बीजेपी वाले टिकट दे रहे थे। मैंने कहा नहीं, मैं तो अपनी क्लास में बिजी हूं, मेरे को टिकट टिकट नहीं चाहिए। पता लगा मेरी बेइज्जती। एग्जिट पोल में दिखाया गया कि बीजेपी वाले 600 सीट पार कर गए। बाद में रिपोर्टर को बोला उठो बेटा सुबह हो गई है। अच्छा 600 सीट तो है ही नहीं पार्लियामेंट में, पार कहां से हो गई? तो पहले आया 400 सीट पार, 300 पार, नदिया के पार, आसमान के पार, समुंदर के पार। केक वाले को फोन कर दिए, केक पे लिख दो 400 पार। फिर दिन में फोन किया, नहीं 300 पार। फिर शाम को फोन किया, तुम सिर्फ केक भेज दो बस, कुछ लिखो ना उसके ऊपर। तो एग्जिट पोल में डेटा क्या दिखाया गया कि बीजेपी कंप्लीट मेजोरिटी से आएगी। मैंने बोला था ज्यादा पटर पटर ना करो, बोल बहुत रहे हो। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल नहीं अप्लाई किया उन्होंने अकाउंटिंग का। तो एग्जिट पोल में जो डेटा था बच्चों, क्या रियलिटी में वो हुआ? और ऐसा एक नहीं, हिंदुस्तान में बहुत बार हो चुका है। एग्जिट पोल कुछ और बोलता है और रियल डेटा कुछ और होता है। बट जब काउंटिंग स्टार्ट हुई चिल्ड्रन, तो पता लगना स्टार्ट हुआ किस पार्टी की कितनी सीट आई। तो काउंटिंग के बाद जो डेटा आया, दैट इज एम्पायरिकल एनालिसिस। दैट इज एम्पायरिकल एनालिसिस। इतनी बातें सबको समझ में आ गई? इतनी बात यस सर। समझ में आ गई? Yes, sir. फिजिक्स पढ़ी, Yes, केमिस्ट्री sir. पढ़ी, बायोलॉजी पढ़ी। फिजिक्स में आपने पढ़ा था ईच एंड एवरी एक्शन एज माइकल जैक्सन। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्सपेरिमेंट करके देखा। बार बार आपने बॉल को दीवार पे मारा और जंप हो गए वो वापस आ गई। बार बार वाटर को बॉईल किया, 100 डिग्री पे धुआं उड़ने लग गया उसके अंदर से। तो ये आपने कॉमन चीजें एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड की। इस तरह के एनालिसिस को हम स्टैटिस्टिक्स की भाषा में क्या बोलते हैं? एम्पायरिकल एनालिसिस। तो साइंस के एक्सपेरिमेंट बोले जाए या स्टैटिस्टिक्स में एम्पायरिकल एनालिसिस बोला जाए, बात एक ही है। अंग्रेजी में ईयरफोन, हिंदी में ठेपी, बात एक ही है। अंग्रेजी में सौरभ सर, हिंदी में खड़ूस सर, बात एक ही है। एक ही है। क्लियर? अंग्रेजी में हमारे खन्ना भाई, हिंदी में वाई सो लेट वाई सो अर्ली, बात एक ही है। क्वांटिटेटिव क्या होता है सर? अटेम्प्ट टू लेवल प्रिसिशन टू द फैक्ट्स। इसका क्या मतलब होता है? हमारी सोच में एक्यूरेसी रियलिटी के कंपैरिजन में कितनी थी। तो एग्जिट पोल बोल रहे थे कि बीजेपी वाले 400 सीट पार कर जाएंगे और रियलिटी में 250 भी नहीं पार कर पाए। तो जनता ने कहा अरे एकदम सिंपल है, 400 आप बोल रहे थे, 28% जीएसटी काट दीजिए, 288। अभी 28% जीएसटी लगाए जा रहे थे, जनता ने भी 28% जीएसटी काट दिया इस बार। खोपड़े में बात गई चल रहे हैं। तो आपके जो भी डेटा आए रियलिटी में, आपके एक्सपेरिमेंट में और रियलिटी में जो रिलेशनशिप था, उस एनालिसिस को हम क्या बोलेंगे? क्वांटिटेटिव। तो दैट दे कैन इजिली बी कंपेयर्ड। खोपड़े में बात गई चल रहे? आपके एक्चुअल डेटा में और जो आपका एक्सपेरिमेंट था, फर्क होता है। इसको ऐसे समझ लीजिए, आप एक गाड़ी खरीदने गए शोरूम में, शोरूम वाले वो माइलेज वगैरह कुछ क्लेम करते हैं ना बच्चों। यस सर। मान लीजिए अमिताभ बच्चन जी बड़े चौधरी बने पड़े हैं और कह रहे हैं टीवीएस जुपिटर 1 लीटर में 65 किलोमीटर चलेगा। गाड़ी को स्टैंडर्ड कंडीशन पे रेस ट्रैक पे दौड़ाया गया, ना वहां पे बकरी थी, ना बिल्ला था, ना गैया थी, ना गोबर था, और गाड़ी एक कांस्टेंट स्पीड पे चल रही है। 10 बार 1-1 लीटर गाड़ी में फ्यूल डाल के एक्सपेरिमेंट किया गया। कभी 62 का माइलेज आया, कभी 70 का आया। 10 बार का माइलेज टोटल करके 10 से डिवाइड कर दिया और रेट कितना आ गया?
मतलब वैल्यू कितनी आ गई 65। ये एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट, ये एम्पिरिकल एनालिसिस हो गया। बाजार में जब गाड़ी दौड़ाई गई तो किसी की गाड़ी का माइलेज भी 48 किलोमीटर पर लीटर से ऊपर जा ही नहीं रहा है। दिस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? क्वांटिटेटिव। Quantitative analysis. एक्सपेरिमेंट में और एक्चुअल सिनेरियो में देयर इज अ डिफरेंस और नॉट? ये बात Yes, sir. आपको लिखनी पड़ेगी कि जो 65 का माइलेज है, दिस इज अंडर स्टैंडर्ड टेस्टेड कंडीशंस, अंडर स्टैंडर्ड टेस्टेड कंडीशन। बाजार में माहौल कुछ और है, ट्रैफिक कुछ और है, तो जरूरी नहीं कि आपको वो सो कॉल्ड माइलेज मिल जाए। समझ में आ गई बच्चों बात? तो व्हाट आई मीन टू से, जब आप मैथ्स पढ़ते हैं तो आप बोलते हैं ना लेट द नंबर बी एक्स। स्टैटिस्टिक्स में लेट द नंबर बी एक्स नहीं चलता है। स्टैटिस्टिक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस एंड मैथ्स। यहाँ सारा डेटा रियल टाइम पे लिया जाता है और उस डेटा को एनालाइज किया जाता है। मैथ्स में मेनी अ टाइम सो कॉल्ड असम्पशंस भी ले लिए जाते हैं। तो आप ये भी बोल सकते हैं कि मैथ्स भी स्टैट्स को पढ़ने का एक तरीका है। समझ में आ गई बात बच्चों? तो एवरीबॉडी अंडरस्टूड व्हाट इज एम्पिरिकल एंड व्हाट इज क्वांटिटेटिव? सो मान लीजिए कि आपने क्लास में बच्चों के वेट को 25, 30, 35 की तरह एक्सप्रेस किया, तो ये न्यूमेरिकल डेटा है या क्वांटिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव डेटा चिल्ड्रन? न्यूमेरिकल। अगर ये उनकी हाइट थी और एवरेज बच्चों की हाइट उस एज ग्रुप में वही है, तो वील से दीज पीपल हैव अ नॉर्मल हाइट, दीज पीपल हैव अ नॉर्मल हाइट, ये कुपोषित नहीं है। तो दो बातें सबको समझ में आ गई? तो आगे ये सारी चीजें आपको काम आएंगी, परेशान मत होइए। बस 2 लाइन की डेफिनेशन एम्पायरिकल की, 2 लाइन की डेफिनेशन कंपेयर तक क्वांटिटेटिव की आप अपडेट कर लें। Yes, sir. Yes, sir. लेट्स कंटिन्यू फर्दर। Put the next heading children, functions of statistics। सर पहला फंक्शन तो यही है कि स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के लिए सारे घर के फंक्शन त्यागने पड़ते हैं। प्लीज कॉपी ऑल दीज पॉइंट्स चिल्ड्रन। सबसे पहला फंक्शन है कि जो कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं उनको टैबुलर या ग्राफिकल तरीके से अगर रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो समझना बहुत आसान होता है। मैं आपको इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं चिल्ड्रन। एक वेबसाइट है, इसका नाम है tradingeconomics.com। व्हाट? Tradingeconomics.com. दुनिया का हाल चाल आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगा। एट द टॉप यहाँ पे कैलेंडर, न्यूज, मार्केट, इंडिकेटर, कंट्रीज लिखा चलन। कंट्रीज में आपको जाना है और इसमें आपको सो कॉल्ड जाना है इंडिकेटर्स में चलन। इंडिकेटर्स में आपको जाना है जीडीपी ग्रोथ रेट पे, नजर आ रहा है? और यहां फिर जाना है वर्ल्ड में। चलिए चले गए सब लोग वर्ल्ड में? नहीं, कहां चला गया वर्ल्ड? चलिए आ गया वर्ल्ड, मिल गया सबको? स्क्रीन पे नजर आ रहा है? ये Yes, है sir. Yes, sir. थिंग्स। तो ये हर देश का जीडीपी है चिल्ड्रन, लास्ट मतलब पिछले साल का, करंट प्रीवियस मतलब सो कॉल्ड जो अभी डेटा आया दिसंबर 2022-23 का है चिल्ड्रन। ध्यान से सुनिएगा। आपको यहाँ पे कंट्रीज नजर आ रही होंगी, अल्बानिया एंड ऑल दैट, सब नजर आ रही है बच्चों? ए से स्टार्ट है, इंडिया भी नजर आएगी यहाँ पे। इंडिया का मार्च 24 का डेटा ग्रोथ रेट का कितना नजर आ रहा है? 8.2। ठीक है, अब आगे देखिएगा। पी में पाकिस्तान आएगा चिल्ड्रन। कहाँ गया पाकिस्तान? गायब हो गया क्या देश? पाकिस्तान है, खत्म हो गया कंट्री लगता है। ऊपर क्यों गए जी? अच्छा ये ऑर्डर में अरेंज है। ओके, मेरे को लगा ABCD में अरेंज किया हुआ इन्होंने। CDEFGHI नहीं, ऑर्डर में है। JKLM, हाँ ठीक तो है। P और नीचे आएगा पनामा, परागे, पेरू। ये लोग अपना डेटा भेजे नहीं, इसका मतलब निपट गए ये। चलिए यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स का डेटा देख लीजिए, कितना है चिल्ड्रन? यूके का कितना है? 0.1 और यूएस का कितना है? बस 2.5% ग्रोथ है। भैया डेवलपिंग कंट्री की ग्रोथ बहुत ज्यादा होती नहीं है सर। ऐसा क्यों? किसी बच्चे के अगर 96 मार्क्स हैं इस टर्म में, तो अगले टर्म में 195 तो लेने ही आएगा। मैक्सिमम कितना है? 100। तो भाई 96 से 100 पे जाएगा, दलित दर कहीं का 5% ग्रो कर पाया बस। हमारा देखिए सर, 33 लाए थे, अब 90 लाए हैं, 2% की ग्रोथ है हमारी। भाई वो तो बट नेचुरल सी चीज है। 33 वाला 90 तक जा सकता है, 96 वाला 2096 तक थोड़ा चला जाएगा, पेपर ही 100 नंबर का है। तो इसलिए आप ये ना सोचें कि यूएस की ग्रोथ बहुत बेकार है। हाँ, इंडिया के कंपैरिजन में ये 2.5% इनको शोभा नहीं देता, थोड़ा तो और ज्यादा होना चाहिए था। खैर यूके देख लीजिए, यूएई देख लीजिए, वियतनाम
वर्ल्ड का एवरेज इज 3.1। बट पाकिस्तान कहाँ गया समझ में नहीं आ रहा मेरे को। अच्छा एशिया करते हैं, एशिया देख लेते हैं भाई। इतना शोर क्यों हो रहा है क्लास में भाई। चलिए एशिया का हालचाल देख लेते हैं चिल्ड्रन। एशिया में इंडिया का 8.2 है, देखिए यहाँ शायद पाकिस्तान मिल जाए, यहाँ भी नहीं है। इसका मतलब इन लोगों को पाकिस्तान अपना डेटा भेज ही नहीं रहा है। श्रीलंका का ग्रोथ रेट देख लीजिए कितना है, -2.3। मतलब अगर 100 रुपए श्रीलंका में आपने इन्वेस्ट कर दिए तो एक साल बाद वो 97.7 बन जाएगा। सर सऊदी अरेबिया का भी उसी माइनस में है, क्यों? सऊदी अरेबिया का भी हाँ माइनस चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चलता रहता है ना वहां पे। और तजाकिस्तान का देखिए थोड़ा अच्छा चल रहा है, थाईलैंड बकवास, यूएई ठीक है। फिर चाइना का, चाइना का भी 5.2 है। बट अगेन ये मत सोचिए कि 5.2 है तो वो पिछड़ गए हमसे। पहले उन्होंने इतनी तरक्की करके पैसा कमा लिया है, समझ में क्या। तो लाइक आपका कोई दोस्त था हर साल स्कूल में टॉप करता था, इस साल बेचारा इंग्लिश के पेपर में एब्सेंट हो गया, उसकी रैंक नहीं आएगी क्योंकि एब्सेंट है, समझ में क्या। बट स्टिल उसका परसेंटेज आपसे थोड़ा सा हो सकता है ज्यादा ही हो। तो चाइना का 5.2 है, मतलब ये प्रेजेंट सिनेरियो है। बट ये नहीं कि भिखारी हो गए, दलित है वगैरह वगैरह वगैरह, ज्यादा बकवास नहीं करनी इनके बारे में। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट। चलिए तो कभी भी आपको किसी भी दुनिया देश के बारे में कुछ भी जानना हो, कैसी भी जानकारी आपको चाहिए दुनिया जहान की चल रहे हैं, tradingeconomics.com वेबसाइट खोल लीजिए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो अगर स्टैटिस्टिक्स ना होती, कंट्रीज अपना डेटा ना तैयार करती, कंट्रीज अपना डेटा इस वेबसाइट को ना भेजती, क्या ये वेबसाइट वर्ल्ड वाइड कंपैरिजन कर पाती। ये स्टैटिस्टिक्स का पहला फंक्शन है कि डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स चीजों को आसानी से समझिए। तो अगर मान लीजिए आपके मौसा जी कनाडा में रहते हैं और उनको एशिया में बिजनेस करना चल रहे हैं, तो क्या वो अल्बानिया या एंगोला, ये कौन कौन सी कंट्रीज हम तो सुना ही पहली बार है। तो अगर उन मौसा जी से आपकी बनती नहीं है, उनको बोलिएगा ए मौसा जी ठीक है, बोलेंगे हाँ ठीक है, पूरा पैसा अपना अर्जेंटीना में लगा दीजिए, पूरा पैसा अपना ऑस्ट्रिया में लगा दीजिए, अजरबैजान में लगा दीजिए, क्या आप ये सब राय देंगे। चप्पल ही चप्पल पड़ेगी आपको। तो वर्ल्ड के जो बिजनेसमैन होते हैं चिल्ड्रन, जब वो देश दुनिया का हाल जानना चाहते हैं तो वो ऐसी वेबसाइट्स देखते हैं। खोपड़े में बात गई कि जिस कंट्री में ग्रोथ ज्यादा है, पास्ट परफॉर्मेंस भी देखेंगे, वो अपना पैसा वही लगाएंगे। समझ में आई बात कि नहीं आई बात, नहीं समझे। खोपड़े में बात गई नहीं, ये सर्टिफाई किया जाता है, ऐसे थोड़ा गलत भेज देंगे। व्हाट इट क्लियर, ये कोई वो सड़क छाप कोचिंग का डेटा है क्या, वहां बच्चा टॉप कर गया, पता लगा आईटी में सीट है 16,500, न्यूज़पेपर में 2.5 लाख सिलेक्शन हो गया, आईटी वाले परेशान है, हम तो 16,500 पे सिलेक्शन की 2.5 लाख कहाँ से गए। तो पता लगा एक एक बच्चे का नाम 4-4 5-5 कोचिंग वालों ने लगाया हुआ है। ओके तो वो क्या एक्यूरेसी, मतलब अभी 2024 17 जून है, अब ये 2024 का तो नहीं है। हाँ जिस दिन का है, जिस समय का है, वहां पे हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी है। बट अगेन इसका ये मतलब नहीं है बच्चों कि किसी का ग्रोथ रेट अगर बहुत ज्यादा है तो बहुत हैप्पी कंट्री है, नो। ये कमाई है, हर रईस इंसान खुश हो ये जरूरी है, नो। खन्ना भाई के पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, पापा से कह रहे हैं हम सड़क पे फुल्की खाएंगे, हम फुल्की का ठेला लगाएंगे, हम गरीब लोगों को सेवा करेंगे, घर वाले करने देंगे काम, 2 घंटा हमारे कमरे में बंद कर देंगे, कमरे में जो स्विच लगा है वो भी गोल्ड का है, तो रईसी तो बहुत है बट फुल्की खाने नहीं दे रहे। मुकेश अंबानी के पास बहुत पैसा है बट क्या सड़क पे चाट खा सकते हैं, नो। हमारे इलाहाबाद में लोकनाथ पे होली खेल सकते हैं, काहे का पैसा, किस काम का पैसा। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर आप बहुत रिच हैं तो आप बहुत हैप्पी भी हो। अपना ही हाल ले लीजिए, आपके पापा के पास बहुत पैसा है बट क्या आपको सड़क की गंदी चाट, वो मुकैया बर्फ वो सब खाने देते हैं, नहीं खाने देते, तो यू आर नॉट हैप्पी बट यू आर रिच। अंडरस्टूड और नॉट, अंडरस्टूड और नॉट। मेरे पास पैसे हैं बट क्या मेरी हिम्मत है इस 48 डिग्री की सड़ी गर्मी में सड़क का समोसा खा लें, पता लगा फूड पॉइजनिंग हो जाए, आत्महत्या हो जाए मेरी। तो जरूरी नहीं है कि आपके पास पैसे हो तो आप खुश भी हो। तो हैप्पीनेस इंडेक्स इज डिफरेंट चिल्ड्रन। खोपड़े में बात गई। अब कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में क्या फायदा, माइनिंग में क्या फायदा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या हाल चाल है, ट्रांसपोर्ट कहाँ अच्छा है, पर कैपिटल, सब कुछ, कोई इंफॉर्मेशन आपको चाहिए देश के बारे में कहां से मिलेगी, tradingeconomics.com। तो आपने इकोनॉमिक्स तो 9वीं 10वीं में थोड़ी सी सीखी होगी, सूंगी होगी, बट मैं चैलेंज करता हूँ शायद ये नाम आज आप पहली बार सुन रहे होंगे। चलिए चलते हैं आगे। अब बच्चे कहेंगे सर आपको ये सब कहाँ से पता लगता रहता है। मैं बीच बीच में थोड़ी पढ़ाई लिखाई, रिसर्च, सेमिनार ये सब करता रहता हूँ, तो उसमें जो लोग भोंकते हैं मैं सुनता हूँ, मेरे को भोंक देता हूँ उसको। चलिए, टू प्रेजेंट द फैक्ट्स इन अ डेफिनेट फॉर्म, अभी फैक्ट प्रेजेंट किए गए थे। मौसा जी का पैसा कहाँ लगवाना है सर, अजरबैजान में लगवाऊंगा पैसा या श्रीलंका में रखूंगा पैसा। टू मेक अ कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स, अभी आपने कंपेयर किया यहाँ पे। टू फैसिलिटेट प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन,
चलिए फिर से उस वेबसाइट पे चलते हैं और एक डेटा और देखेंगे चिल्ड्रन। ट्रांसपोर्ट का देखते हैं जरा डेटा। ट्रांसपोर्ट, हमारे देश में, दुनिया में ट्रांसपोर्ट से कमाई कितनी होती है कंट्रीज को? किससे कमाई होती है बच्चों? ट्रांसपोर्ट से। अफगानिस्तान का डेटा और आप कंपेयर करिए अजरबैजान का डेटा। कहां पे ट्रांसपोर्ट सेक्टर की वैल्यू हाई है चिल्ड्रन? बट इसको कंपेयर करना थोड़ा सा बकवास होता है बच्चों यहां पे, क्योंकि ये अफगानी करेंसी है और ये अजरबैजान की करेंसी है। तो जब दोनों एक कॉमन करेंसी ली जाए तब आपको चीजें ज्यादा सही पता लगेंगी। तो एक स्टैंडर्ड डॉलर ले लीजिए वगैरह वगैरह। तो अगर हमारे यहाँ 2014 से पहले, जब गडकरी अंकल नहीं थे, ज्यादा ट्रांसपोर्ट में हाइक था नहीं, गडकरी जी सुबह उठते हैं, हाँ यहाँ रोड बनेगी आज, अगले दिन सुबह उठे यहाँ भी रोड बना दो, हर जगह रोड बनाओ रोड बनाओ, ताकि लोग अगर कुछ ना कर पाए कम से कम सड़क पे भिखारी की तरह काम तो कर ही लेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। तो जब इंडिया में लोगों को पता लग रहा है कि रोड ट्रांसपोर्ट पे बहुत काम किया जा रहा है, तो मतलब इंडिया का रोड नेटवर्क बहुत अच्छा है। अब ये एक फ्लाईओवर बन गया है, ऑपरेटिव भी शायद होना था अप्रैल से, मैंने इंफॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ शायद शेयर की थी। दिल्ली मुंबई चिल्ड्रन, दिल्ली मुंबई 12 घंटे में आप पहुंच जाएंगे, इतना भयंकर फ्लाईओवर है। और रास्ते में कितने जंगल वगैरह आए, किसी को भी काटा नहीं गया, वहां से सो कॉल्ड ऊपर की तरफ रोड निकाल दी गई। क्यों ये सब काम किया जा रहा है? क्योंकि भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो रेलवेज के ऊपर बर्डन ज्यादा, एयरलाइन हर इंसान अफोर्ड कर नहीं सकता, तो चीपेस्ट इन दोनों के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा? रोड ट्रांसपोर्ट। और जब रोड कनेक्टिविटी अच्छी है तो फैक्ट्री आप जम्मू में लगवाओ और बेचना आपको सामान महाराष्ट्र में है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट जब कनेक्टिविटी ही नहीं होगी, आपने फैक्ट्री तो जम्मू में लगा दी, क्या आपका सामान महाराष्ट्र तक जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। तो जब यहाँ पे डेटा कंप्लीट होगा चिल्ड्रन, तो बाहर का इन्वेस्टर हमारे देश में आएगा, तब वो कंपैरिजन करेगा फैक्ट का। समझ गए इस बात को? टू हेल्प इन फोरकास्टिंग, टेस्टिंग, फॉर्मुलेशन में हेल्प करेगा। टू एनलार्ज इंडिविजुअल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। अभी इसके इंडिविजुअल एग्जांपल्स मैं आपको दे रहा हूं, आप सिर्फ और सिर्फ पहले ये 10 पॉइंट्स कॉपी कर लें चिल्ड्रन, गॉट इट क्लियर? और बीच बीच में फिर आप एग्जांपल लिखते जाइएगा। प्लीज कॉपी दीज 10 पॉइंट्स क्विकली। 10 है कितने? 1 2 3 4 5 6 7 है, सॉरी। चलो, तो आपकी कंट्री में ढेर सारी कंपनीज हैं जो क्या बनाती हैं चिल्ड्रन? शूज बनाती हैं। क्या बनाती हैं? शूज। व्हाट हैपेंड टू माय राइटिंग? एआई आ गया क्या इसके अंदर? चलिए, शूज बनाती हैं चिल्ड्रन। अब कंट्री में लोग तो अलग अलग हैं, बट हमारे देश में सबसे ज्यादा किस नंबर का जूता बिकता है? 6 या 7। और सबसे कम किस नंबर का जूता बिकता है? 20 नंबर। क्या कुंभकर्ण का जूता है? क्या गलीवर का जूता है? 20 नंबर। 10 नंबर का जूता कम बिकता है। समझ में आ गया? तो कंपनीज को कैसे पता लगे किस साइज का कितना जूता बनाया जाए? तो उन्होंने सोचा कि अगर 10,000 पेयर्स ऑफ शूज बनाने हैं तो 10,000 पेयर्स ऑफ शूज पे एक रिसर्च करते हैं और 100 लोगों का डेटा इकट्ठा करते हैं बाजार में। कितना? 100 डेटा इकट्ठा करके पता लगा 60% लोग ऐसे हैं जिनका साइज या तो 6 है या तो 7। 20% लोग ऐसे हैं जिनके पैर का साइज 8 नंबर है। 10% लोग ऐसे हैं जिनके पैर का साइज 9 नंबर है। 60 70 80 90। और 10% लोग ऐसे हैं जिनके पैर का साइज 10 नंबर है। 10 नंबर। कंपनी अपने पूरे आउटपुट को बच्चों इस तरह से डिवाइड कर लेगी। इसके लिए उन्हें मीन, मीडियन, कोरिलेशन, ऐसे कुछ कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे और इससे पता लग जाएगा कि एवरेज इंडियन के पैर का साइज क्या है। बट यही डेटा जब वो अफ्रीका के लिए यूज करेंगे चिल्ड्रन, तो वहां पे जो हिंदुस्तान का 6 नंबर होता है वो वहां 4 ही नंबर होता है बस, क्योंकि लोग थोड़े स्टडी, हैवी ड्यूटी, भयंकर टाइप के होते हैं। और चाइना में तो और ठिकने ठिकने टाइप के होते हैं। मैं चाइना से नहीं आया हूँ, लोग मेरे को चाइनीज ना समझे, ओके। वहां पे पता लगा 6 नंबर जो हिंदुस्तान में जूता बिक रहा है वहां वो 8 नंबर में चल रहा है। तो इसीलिए अगर आप शूज खरीदते होंगे तो यूके का साइज और यूएस साइज उसमें लिखा होता है ना। यस सर। समझ आ रही है? पक्का? तो इंडिया में अगर किसी 16 साल के बच्चे के लिए ट्राउजर डिजाइन किया जा रहा है तो वेस्ट साइज कुड बी 27 28, लेंथ कुड बी 40 सेंटीमीटर। बट यही अफ्रीका में या अमेरिका में या इंग्लैंड में 16 साल के बच्चे के लिए अगर डिजाइन किया जा रहा है ट्राउजर, तो वहां के लोग और लंबे लंबे होते हैं, तो वहां पे लेंथ ऑफ द ट्राउजर वुड बी क्वाइट लार्ज। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया?
तो मैं एक बार गया था एक दुकान पे, ली कूपर का जूता देखा, खरीदने की तो औकात थी नहीं, खैर मैंने कहा देख के ही मन भर लेते हैं। कह रहा भैया ये 6 नंबर है। मैं उसको पहना, मेरा आधा ही पैर गया अंदर, आधा जूता भी और खाली था। मैंने कहा, इतना बड़ा? कह रहा हाँ भैया ये अफ्रीकन सप्लाई है, वहां सामान बिक नहीं पाता तो कंपनी यहाँ ले आती है, तो ये दिखने में 6 नंबर है एक्चुअली में ये 9 नंबर का जूता। इज दैट क्लियर? तो ऐसा होता है चिल्ड्रन। जैसे इंडिया में गाड़ियां बनेंगी तो राइट हैंड व्हील होगा ड्राइव, और यूएस में बनेंगी तो लेफ्ट होगा। तो ये सारा डेटा कैलकुलेट किया जाता है। तो इंडिया में 98% लोग लेफ्ट हैंड ड्राइव वाले हैं कि राइट हैंड ड्राइव वाले हैं? राइट हैंड ड्राइव। तो सारी कंपनी राइट हैंड ड्राइव गाड़ी ही बनाएगी, लेफ्ट हैंड तो बनाएगी ही नहीं। यूएस में 90% से ज्यादा लोग लेफ्ट हैंड ड्राइव प्रेफर करते हैं, तो वहां पे सारी कंपनी राइट हैंड बनाएगी ही नहीं। क्या बनाएगी सर? लेफ्ट हैंड। अगर सर वहां पे राइट हैंड चाहिए और यहाँ पे लेफ्ट हैंड चाहिए तो कंपनी को आपको स्पेशल रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। कंपनी आपके लिए गाड़ी बाद में बनाएगी, पहले रोड ट्रांसपोर्ट ऑफिस से परमिशन लेगी, क्योंकि गाड़ी आपको बेचने से पहले आरटीओ को इस बात को अलाउ करना पड़ेगा। नहीं समझे मेरी बात? अगर आरटीओ अलाउ करेगा तो कंपनी आपके लिए गाड़ी बनाएगी। और कहीं आरटीओ की परमिशन में 2 लाख रुपए लग गए तो वो 2 लाख आप ही से लिए जाएंगे, नहीं सर हम उबर करके चाहेंगे, गाड़ी नहीं खरीदनी है। इज दैट अंडरस्टूड? स्टैटिस्टिक्स काम कहां पे आती है बच्चों? नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? आपके पास ओटीटी सब्सक्रिप्शन है बच्चों, डिज्नी हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम वीडियो, उसमें कीबोर्ड बन के आता है। एग्जैक्टली वही कीबोर्ड होता है जो कंप्यूटर में होता है। बट अगर नेटफ्लिक्स का आपने कीबोर्ड देखा हो तो सिंपल ABCDEFGH लिखा होता है। इससे पता लग जाता है कि नेटफ्लिक्स देखने वाले जाहिल होते हैं, उनको कीबोर्ड इस्तेमाल करना नहीं आता, तो इसलिए वो ABCD एक साथ देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनकी जो क्लाइंटेल है वो नॉर्मल कीबोर्ड समझ नहीं पाएगी। समझ गए इस बात को? पक्का? तो ये जो मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करके हम डेटा को इंटरप्रेट या एनालाइज करते हैं बच्चों, ये स्टैट्स का सबसे पहला फंक्शन। समझ गए इस बात को? चलिए आप वीडियो देख के आगे की एग्जांपल भी लिख सकते हैं। टू प्रेजेंट डेटा इन अ डिफरेंट, बहुत भयंकर महंगाई है। आई रिपीट, बहुत भयंकर महंगाई है। अब बहुत भयंकर का मतलब क्या हुआ? इन्फ्लेशन इज वेरी हाई। अब कोई इसका मतलब समझेगा बच्चों? इन्फ्लेशन इज वेरी हाई 5%, कोई इसका मतलब 25% समझ लेगा, तो दोनों की समझ में फेर आ गया। तो अगर आपने एक स्टेटमेंट लिखा कि कंट्री में महंगाई 10% है, मतलब जो सामान आज 100 रुपीज का है, एक साल बाद वो बढ़ के कितने का हो जाएगा? 110 का। और आपकी जेब में अगर 500 रुपए हैं बच्चों, तो 100 रुपए वाली आज कितनी यूनिट्स खरीद सकते हैं? 5। भविष्य में 5 यूनिट खरीदने के लिए कितना पैसा चाहिए? 550। आपने सोचा चलो इस 500 रुपए को बैंक में डिपॉजिट कर दें, एक साल बाद बैंक आपको 540 रुपए दे रहा है बच्चों, बट वो सामान एक साल बाद कितने का है? 540। क्या आप ये सामान खरीदने के लायक हैं? नो। इसका मतलब आपका बैंक का इन्वेस्टमेंट सही नहीं था। बट जब आपको ये पता ही नहीं होगा, विल यू बी एबल टू टेक डिसीजंस? नो। तो डेफिनेट फॉर्म किसी भी चीज का तब होगा व्हेन डेटा इज प्रेजेंटेड इन क्वांटिटेटिव सेंस एंड नॉट क्वालिटी। और स्टैटिस्टिक्स में हमेशा क्वांटिटेटिव प्रेजेंटेशन है, क्वालिटेटिव नहीं। एनी डाउट्स? मेनी डाउट्स चिल्ड्रन? समझ में पक्का? इस एग्जांपल को लिख लें प्लीज, इस एग्जांपल को झटपट लिख लें। चलिए, टू मेक कंपैरिजन ऑफ फैक्ट चिल्ड्रन, अगर मैं किसी भी चीज का एवरेज बताऊं, परसेंटेज रेट बताऊं, रेशियो बताऊं, तो आप चीजों को समझ पाएंगे। इंडिया का मार्च 2024 का ग्रोथ रेट अभी अभी आपने tradingeconomics.com पे कितना देखा? 8.2। और यूएस का कितना था? 2.5। सर तो इंडिया इज अ गुड डेस्टिनेशन। मैंने आपको बात बताई ना भाई, किसी बच्चे के 96 मार्क्स एग्जाम में आए हैं और किसी के 36 आए हैं, अगले एग्जाम में ज्यादा नंबर लाने की प्रोबेबिलिटी किसकी होगी? 36 वाला भी ऊपर तक जाएगा तो 100 तक पहुंचेगा, 96 वाला भी ऊपर तक जाएगा तो 100 तक पहुंचेगा। अब इसकी तरक्की 4 नंबर की है, रफली 5%। ये 36 से 100 पे चला गया, रफली 250 से 300%। तो ज्यादा तरक्की किसने की? एक अंडर डेवलप्ड कंट्री ने या डेवलप्ड कंट्री में? सिंपल एज दैट। तो डेवलप्ड कंट्री बच्चों उतनी ज्यादा तरक्की नहीं होती। तो आपका घर 20 साल पहले बना था, पापा ने 20 साल पहले फ्रिज कूलर सब लगवा दिया, 5 साल पहले उन्होंने कार खरीद ली, अब घर में लगभग सब कुछ है, तो क्या घर में कोई नई चीज अब आए दिन आएगी? नहीं। बट पड़ोस के शर्मा जी का तो कल ही नया घर बना है, गृह प्रवेश हुआ था, आप गए भी थे,
5 रोटी जेब में डाल के ले आए थे, रास्ते में चोरी करते हुए पकड़े गए, फिर बोला कुत्ते को खिलाएंगे, जा खुद ही खा ली है। तो इन दैट केस शर्मा जी घर में आज ज्यादा चीजें आ रही हैं तो क्या शर्मा जी रईस हो गए? नो, आज से पहले उनके घर में कुछ था ही नहीं। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, तो पर कैपिटा इनकम, ये मैंने आपको बताया था जब मैं बेसिक टर्म्स पढ़ा रहा था बच्चों। देश टोटल इनकम को आप डिवाइड किससे करते हैं? पॉपुलेशन से। तो आपको क्या पता लग जाता है? पर कैपिटा इनकम। कैपिटा इनकम। इंडिया की पर कैपिटा इनकम को अगर आप स्विट्जरलैंड के साथ कंपेयर करेंगे बच्चों, तो स्विट्जरलैंड की तो बहुत ज्यादा है और इंडिया की बहुत कम है। तो क्या मतलब यहाँ के सारे लोग दलिद्र हो गए? एब्सोल्युटली नॉट। इज दैट क्लियर? बट इससे ये पता लग जाएगा कि अगर सैमसंग वालों को नया मोबाइल फोन लॉन्च करना है 5 लाख रुपए का, तो इंडिया में ज्यादा कस्टमर मिलेंगे या स्विट्जरलैंड में? स्विट्जरलैंड में। तो पहले लॉन्चिंग वहां पे हो। ओके, चलते हैं आगे। चल रहे, लेट्स प्रोसीड फर्दर टू दिस। लेट्स प्रोसीड फर्दर टू दिस। फैसिलिटेट प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। अगर हमारी 141 करोड़ की जनता में हार्डली 5% लोग भारत सरकार को टैक्स देते हैं चिल्ड्रन, और देना चाहिए कम से कम 15% को, तो गवर्नमेंट 10% लोगों से और टैक्स लेने के लिए रेगुलेशंस बनाए, थोड़ी सी स्ट्रिक्टनेस क्रिएट करे, या जैसा बेहाल देश चल रहा है वैसे ही चलता रहे, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए। बट अगर सरकार के सामने बच्चों डेटा ही नहीं है, विल दे बी एबल टू मेक देयर पॉलिसीज? बिल्कुल भी नहीं। हेल्प इन फोरकास्टिंग। पिछले 10 साल में यह देखा गया कि हमारे देश में टैक्स पेयर्स की संख्या बढ़ गई, क्योंकि हमारा सिस्टम, पहले ऑफिसर अपने नौकरों को तनख्वाह कैश में भी देते थे और उनके नौकर उस कमाई पे टैक्स सरकार को नहीं देते थे। डिमोनेटाइजेशन के बाद ये रूल बन गया, इंस्टीट्यूशंस को कैश सैलरी देना अलाउड नहीं है। अगर वो ऐसा करते हैं तो वो उसको एक्सपेंस की तरह ट्रीट करके अपना प्रॉफिट कम नहीं कर पाएंगे। तो इंस्टीट्यूशंस ने बैंकिंग चैनल से पैसा देना स्टार्ट किया, सरकार भी सूंघ ली पैसे को और टैक्स देने लग गई। तो ना चाहते हुए भी जो लोग टैक्स नहीं देते थे उनको टैक्स देना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? तो गवर्नमेंट ने अगर ये देखा कि किसी जमाने में 1% से भी कम लोग हिंदुस्तान में टैक्स देते थे, आज 5% दे रहे हैं, किस प्रपोर्शन से टैक्स पेयर्स बढ़ रहे हैं? अगर टैक्स पेयर्स बढ़ेंगे तो सरकार की कमाई बढ़ेगी, तो गवर्नमेंट उस एक्स्ट्रा रेवेन्यू को जो टैक्स के नाम पे मिला, रोड डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स, इलेक्ट्रिसिटी डैम्स, इन सब पे खर्च करेगी। तो गवर्नमेंट को फोरकास्ट करना पड़ेगा कि अगर पिछले 20 साल में हमारा टैक्स का रेवेन्यू डबल हुआ है तो अगले 20 साल में कितना होगा। इसके लिए एक स्टैटिस्टिकल टूल यूज होता है बच्चों, और इसको बोलते हैं व्हाट? इंटरपोलेशन। ये ग्रेजुएशन में आपको सिखाया जाएगा। और ट्रेंड जानने के लिए हम टाइम सीरीज एनालिसिस करते हैं। तो इंटरपोलेशन इज, अगर आप मेरे को अपने क्लास नर्सरी से लेकर 10th तक के मार्क्स बता दें, मैं आपको बता दूंगा आपकी 11वीं में कितने मार्क्स आएंगे। ये बढ़िया है सर, ठेंगा बता पाऊंगा आपको, मैं स्टैटिस्टिकली बता दूंगा बट रियलिटी में नहीं बता पाऊंगा। पता लगा, बता दिया कि आपके 11th में 89% आएंगे, आप एग्जाम ही देने नहीं गए, फिर आप कह रहे हैं सर आप झूठे निकल गए। सर, जिस लेवल से आपकी पढ़ाई चल रही थी अगर वैसी ही चलती गई तो जो आपने मेरे को डेटा दिया है एकदम सही फोरकास्ट होता है। इज दैट अंडरस्टूड? तो मारुति वालों को पता लग गया कि 1983 से 1990 तक हमारी सेल में कितनी ग्रोथ हुई। तो 1991 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, लोगों की अर्निंग्स बढ़ी, हमारी सेल और जंप हो गई। 2010 के बाद और कमाई बढ़ी लोगों की, हमारी सेल और जंप हो गई। तो जैसे गवर्नमेंट आजकल हर जगह ये रिलीजियस कॉरिडोर्स बना रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को क्या करना है, टूरिज्म। एक दो जगह ये काम किया गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट को लगा टूरिज्म बढ़ रहा है, चलो एक काम और जगह करते हैं, टूरिज्म बढ़ेगा तो वहां के लोगों की इनकम भी बढ़ेगी। तो कितना काम करने पे, कितना बड़ा कॉरिडोर बनाने में कितना टूरिज्म बढ़ेगा, ये सब पुराने डेटा के बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है, और इसी को इंटरपोलेशन बोलते हैं। देयर आफ्टर आपने एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने में आपको कुछ डेटा एनालाइज करने में जवाब मिला। जैसे सर, अगर रेलवे फेयर बढ़ा दिया जाए, क्या लोग रेलवे की सर्विसेज लेंगे? गवर्नमेंट ने कहा एक बार करके देखते हैं। 6 महीने के लिए रेलवे फेयर बढ़ा दिया गया। कैसे बढ़ाया गया? सीनियर सिटीजन का डिस्काउंट खत्म कर दिया, तत्काल की जगह प्रीमियम तत्काल आ गया, नॉर्मल ट्रेनों की जगह, राजधानी की जगह वंदे भारत चलने लग गई, तो लोगों के खर्चे ज्यादा, और लोग उसी फ्रीक्वेंसी में टिकट खरीद रहे हैं। तो गवर्नमेंट को समझ में आ गया कि डिस्काउंट देने से कोई फायदा नहीं है। एक एक्सपेरिमेंट फाउंड यूजफुल था। इसी को बोलते हैं फॉर्मुलेशन ऑफ टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। जो एक्सपेरिमेंट किया, अगर उससे डिजायर्ड रिजल्ट मिल गए तो वील मेक इट अ पॉलिसी। बट अगर गवर्नमेंट ने वंदे भारत वगैरह लॉन्च की
और उनको 3 महीने में झटका लग जाता कि लोग तो ट्रैवल ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या गवर्नमेंट फर्दर अमृत भारत बनाने की कोशिश करती? नॉट एट ऑल। एनलार्ज इंडिविजुअल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, नई थियोरीज, नए कॉन्सेप्ट्स, रेशनल थिंकिंग, रीजनिंग एंड ऑल दैट चिल्ड्रन। लोगों का अप्रोच भी ज्यादा कब होगा? जब उनके सामने डेटा होगा। अगर आपको पता है कि रिटेल सेगमेंट इंडिया में 40% के हिसाब से पिछले 4 साल में ग्रो किया, तो मतलब हर साल की ग्रोथ कितनी थी? 10%। खोपड़े में बात गई। तो आप भी रिटेल इंडस्ट्री में बिजनेस करना चाहेंगे कि नहीं? बट अगर आपके पास ये डेटा ही नहीं होगा तो क्या आप एनालाइज कर पाएंगे बच्चों? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। समझ गए इस बात को? पुट द नेक्स्ट हेडिंग चिल्ड्रन, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स सरकार के लिए, इकोनॉमिक्स की पढ़ाई के लिए, देश की प्लानिंग के लिए और बिजनेसमैन के लिए। बिजनेसमैन वाला पॉइंट मैं आपको बताता हूं। एवरीबडी नोज हु इज अ फार्मर चिल्ड्रन? फार्मर ने राइस उगाया, उम्मीद थी इंडिया में आउटपुट 1000 क्विंटल होगा। कितना बच्चों? और खेती इतनी जबरदस्त हो गई कि आउटपुट 9000 क्विंटल आ गया। फार्मर विल फील हैप्पी और सैड? गलत जवाब। फार्मर विल फील सैड। सर आपका तो उल्टा ही चलता रहता है हमेशा। मैं सही बताता हूं इसलिए। इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। क्या बोलते हैं? जब ज्यादा आउटपुट होगा और बाजार में अगर उतनी डिमांड ही नहीं है, तो मोर सप्लाई की वजह से सरप्लस आ जाएगा बाजार में, चीजों के दाम गिर जाएंगे। क्या बेचारा फार्मर सही में कमा पाएगा ज्यादा पैसा? बिल्कुल नहीं कमा पाएगा। नहीं समझे बात को? लोग एक्टर एक्ट्रेस को साल में 1-2 बार देखना पसंद करते हैं, बार बार देखना पसंद नहीं करते। खोपड़े में बात गई। बट अगर एक साल में शाहरुख खान 7 मूवी दे जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है जीरो साबित हो ही जाएंगे। इसीलिए एक साल में सिर्फ एक मूवी दीजिए, तब आप हिट रहेंगे, वरना आप पिट जाएंगे। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियरली अंडरस्टूड चलन? पक्का? तो ये चीज बिजनेसमैन के लिए फायदेमंद है क्योंकि उनको सस्ता एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मिलेगा। खोपड़े में बात गई चले? समझ में आ गया? चलिए झटपट इसको लिख लें। रिमेनिंग कंटिन्यू इन द नेक्स्ट।